वह केवल चूमने चटाने में ही निपुण नहीं था, बल्कि प्रेम कला में भी प्रवीण था। जब वह मुझे अपनी बाहों का सहारा देकर मुझसे खेलने लगा तो मैं अपने आप में थी ही नहीं। मुझे तो ऐसे लग रहे थे जैसे मिस्री की डली हो, उससे भी कहीं अधिक स्वादिष्ट और मीठे। अब तक मैंने जो प्रेम कला देखी थी, वे तो कुछ भी नहीं थी, बस आधे अधूरे ही थी। इसी बीच युवक ने एक दबी आवाज में सीटकार ली और अपना सिर मेरे सीने पर रखकर दम लेने लगा। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो गई थी। अब रात भी कोई खास नहीं थी। युवक सोफे पर जाकर लेट गया। मैंने प्रेम को जिस रूप, रंग और रस में भोगा था, वह अब ऐसा था, हरी तीखी मिर्च तो सभी ने देखी होगी। उसके प्रेम को झेलने के बाद आंखों में आंसू आ जाते हैं, जीभ में जलन सी होने लगती है, मुंह में पानी आ जाता है और फिर शुरू होता है सी सी करने का सिलसिला। प्रेम मिर्च की तरह तीखा तो नहीं होता है, लेकिन चरकरी मिर्च जैसी ही तासीर उसकी होती है। मिर्च सा चरपरा किंतु मीठा। मैं मन ही मन आत्मविभोर हो रही थी। सुबह मेरी आंख खुली तो वह जा चुका था। मुझे उस युवक पर बड़ा ही गुस्सा आया। वह कितना स्वार्थी था, बिना मिले ही चला गया। खैर उसे तो जाना हो था, वह एक पुरुष जो था। पुरुष किसी से प्यार थोड़े ही करते हैं। वैसे भी स्त्रियां भी कहा किसी से प्यार करती है। माधुरी किशोर से कहा प्यार करती है। ये स्त्री पुरुष के रिश्ते शरीर से शुरू होकर शरीर पर ही खत्म हो जाते हैं। उस युवक को अपनी रात सुखद गुजारनी थी और मुझे भी मर्दानी बाहों के स्पर्श का स्वाद चखना था। आनंद लिया दिया, बात खत्म। मेरा मन चला बिंदास मन इन झमेलों में कहाँ पड़ने वाला था। मैंने एक झटके में ही रात के मधुर क्षणों को झटक दिया और बाथरूम की ओर बढ़ गई। दूसरे दिन माहौल में काफी सुधार आ गया था। कर्फ्यू का असर कहीं भी नहीं था। लोग आ जा रहे थे। सड़कों पर फिर से चहल पहल शुरू हो गई थी। लेकिन मैं जाती भी तो कहाँ। स्कूल आज भी बंद था। मैं खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। दंगे के बाद की स्थिति कितनी भयावह और दयनीय हो गई थी। सड़कों और गलियों की दीवारों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। दंगाइयों ने अच्छी खासी दुकानों को तोड़ दिया था। मलबा सड़कों पर बिखरा हुआ था। दुकानदार बाहर आंखों में सूनापन लिए हुए अपनी क्षत विक्षत दुकानों को देख रहे थे। उनमें कुछ घायल भी थे। किसी ने सिर पर पट्टी बांध रखी थी, तो किसी ने हाथ पांवों में। यह तो खुदा का शुक्र ही था कि हमारी कॉलोनी में आबादी ज्यादा होते हुए भी अधिक खून खराबा नहीं हुआ था। इसका एक कारण शायद यह भी था कि हमारी कॉलोनी के सभी परिवार सुशिक्षित थे। शिक्षा धर्मांधता का नाश करती है, कट्टरपंथी बनने से रोकती है, यह मेरी अपनी मौलिक सोच थी। शायद उन्हें यह पता था कि ऐतिहासिक इमारत गिराने की उपज धर्मांधता के हाथों ही हुआ है। ऐतिहासिक इमारत को सारे बुरे लोगों ने मिलकर नहीं गिराया है, बल्कि चंद धर्मांधों ने गिराया है। इतने में मेरी नजर सामने सड़क पर चली गई। सफेद रंग की गाड़ी हवा से बात करती हुई इधर ही चली आ रही थी। मैं समझ गई, यह मम्मी की गाड़ी है। इतनी तेज गति से गाड़ी वही चलाती है। देखते ही देखते मम्मी की गाड़ी मकान के गेट के सामने आ खड़ी है। मम्मी ने आज अपने बालों का स्टाइल बदल रखा था। उसके होठों पर लिपस्टिक भी कोई दूसरे ही शेड की थी। साड़ी भी उसके शरीर पर हल्के गुलाबी रंग की थी। मुझे यह समझते देर न लगी कि मम्मी के परंपरागत साज श्रृंगार और पहनावे में बदलाव वेदांत अंकल के कारण ही हुआ है। मैं सहसा ही बुदबुदा पड़ी। अपने मनपसंद साथी के मिल जाने पर व्यक्ति का जीवन कितना सार्थक हो जाता है। मम्मी का तो कायाकल्प ही हो गया है। पापा के लिए तो वह सजना संवरना ही भूल गई थी। तभी मुझे मम्मी के पैरों की आवाज सुनाई दे गई। वह बड़ी ही तेज गति से सीढ़ियां चढ़ रही थी। मैं दरवाजे में आकर खड़ी हो गई। मम्मी मेरे करीब आते ही बोल पड़ी, बेटी, मैं दंगे की वजह से नहीं आ सकी। अकेली तुम घर पर थी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मम्मी यह कहकर अपने कमरे में चली गई। मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मम्मी शायद थकी हुई थी। कपड़े चेंज किए बिना ही पलंग पर निडाल पड़ गई और देखते ही देखते खर्राटे भरने लगी। मम्मी के आने के बाद भी मैं इतने बड़े मकान में अकेली ही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए।
मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई कि स्त्री पुरुष जब सिर्फ इश्क और प्रेम के लिए ही जीने लगते हैं तो उनके लिए सारे रिश्ते गौण हो जाते हैं। वे कितने खुदगर्ज और अवसरवादी हो जाते हैं। उनका सोचने का दायरा कितना छोटा हो जाता है। मम्मी पापा अपनी दुनिया में ही सिमट कर रह गए हैं। घर में एक युवा लड़की भी है, इसका एहसास तक भी उन्हें नहीं है। यह सोचते सोचते अचानक ही मुझे ध्यान आया कि आज मुझे माधुरी के घर जाना है और अगली शाम को मैं मिनी स्कर्ट टॉप पहनकर ड्रेसिंग टेबल के सामने आई तो मम्मी भी वहां पहुंच गई। मुझे मिनी स्कर्ट टॉप में देखते ही वह मुझ पर बिगड़ती हुई बोली, मिनी स्कर्ट टॉप पहनकर कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मम्मी, तुम्हें मैं बताना भूल गई, माधुरी की बहन की आज शादी है। मैं वहीं जा रही हूँ। यह कहते कहते मैं मुस्करा पड़ी। शादी में जाना है तो कोई ढंग के कपड़े तो पहन लो। मम्मी यह कहते कहते गुस्सा हो गई। तो क्या यह कपड़ा बेढंगा है? तुम भी मम्मी हद करती हो। मैं तो इसे ही पहन कर जाऊंगी। मैंने झिड़कते हुए जवाब दिया। न जाने तुम्हें समझ कब आएगी। तुम्हारे इतने मोटे मोटे जांघ मिनी स्कर्ट से झांक रहे हैं। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, क्या तुम अपनी टांगों का प्रदर्शन करने जा रही हो? मम्मी के यह कहते ही मेरा मूड खराब हो गया। मैं उसे आंखें दिखाते हुए बोली, कोई देखेगा तो अपनी आंखों से ही न मुझे लूट या खा तो नहीं लेगा। मैं अगर सच बोल दूंगी तो। मैं यह कहते कहते अचानक ही चुप हो गई। मैंने देखा मम्मी का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसके चेहरे पर फैला गुस्सा सिमट कर गायब हो गया था। वह नरम पड़ते हुए बोली, तुम तो बेवजह ही नाराज हो गई बेटी। मम्मी एकदम से ही बदल गईं। मैं चुपचाप दरवाजे से बाहर हो गई। रास्ते भर मैं यही सोचती रही, इंसान की कमजोरी जब उजागर हो जाती है तो वह कितना निर्बल पड़ जाता है। अपनी संतान से भी हर पल दबकर रहने लगता है। मम्मी की स्थिति कुछ ऐसी ही है। मम्मी की ही क्यों, जिनके भी भेद खुल जाते हैं उनकी स्थिति ऐसी ही हो जाती है। वे दब्बू और कमजोर बन जाते हैं। तभी माधुरी का घर आ गया। दरवाजे पर ही देवगन खड़ा था। मैं सहम कर खड़ी हो गई। देवगन के छेड़ने छाड़ने की आदत से मैं काफी डर गई थी। इतने में ही वह हंसकर बोला, आज तुम्हें नहीं छेड़ूंगा। वह भला क्यों? तुम इतने शरीफ कब से बन गए? मैं यह कहती हुई दरवाजे में आई तो बिजली की रोशनी में मेरा ही नहीं, उसका भी चेहरा दमक उठा। देवगन मेरे हाथों को सहलाते हुए बोला, तुम्हें छेड़कर मुझे तुम्हें खोना है क्या? मैं अचानक ही मुस्कुरा पड़ी। मर्दानी बाहों के स्पर्श का लाजवाब स्वाद तो मैं कब का चख चुकी थी। देवगन के हाथों का स्पर्श पाते ही भीतर सिहर उठी। देवगन को शायद मेरी मनस्थिति का अनुमान नहीं था। तभी माधुरी कुछ दूर खड़ी नजर आई। मैं उससे अपना हाथ छुड़ाकर वहां चली गई जहां माधुरी खड़ी थी। मुझे देखते ही माधुरी चहक पड़ी। मैंने तो सोचा था कि तू आएगी ही नहीं। इसी बीच उसकी मां ने उसको आवाज देकर अपने पास बुला लिया। मैं वहां से सीधे ड्राइंग रूम में आ गई। फिर अचानक ही मेरे दिमाग में आया कि क्यों न मैं नाखून पॉलिश कर लूं। सामने ही ड्रेसिंग टेबल पर नाखून पॉलिश की शीशी रखी हुई थी। मैं ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ गई। तभी मेरी एक हल्की सी चीख निकल गई। न जाने देवगन वहां अचानक कहां से प्रकट हो गया। वह मेरी चीख सुनकर काफी घबराया हुआ था। जब बात उसकी समझ में नहीं आई तो वह बोला, क्या हुआ? मेरे पाँव में शीशे का टुकड़ा चुभ गया था। देखते ही देखते मेरा पाँव खून से लटपट हो गया। देवगन गुस्से से बड़बड़ाया, ये माधुरी की बच्ची पागल हो गई है। कांच का गिलास भी तोड़ गई और यूं ही छोड़ भी गई। यह कहते कहते उसने मुझे अपनी गोद में उठाकर पलंग पर बैठा दिया और रुई में डिटोल लेकर जहां कांच चुभा था वहां रुई का फाहा रख दिया। कांच मामूली ही चुभा था। मैं सोचने लगी, क्या देवगन मुझे उतनी ही खुशी दे सकता है जितना उस युवक ने उस रात दिया था? वैसे देवगन मुझ पर मुग्ध तो है। तभी देवगन बोला, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। वह हवा की तरह गया और एक कप चाय लेकर आ गया। मैं बरबस ही हंस पड़ी। तुम्हारी चाय कहाँ है? यहीं कहीं है। तुम पहले आधी चाय पी तो लो। आधी चाय? क्या तुम जूठी चाय पियोगे? मैं आश्चर्य से बोली। क्यों,
मैं तुम्हारी जूठी चाय नहीं पी सकता। एक दूसरे का जूठा खाने पीने से ही तो आपस की शर्म झिझक कम होती है। काजोल, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। मैं मन ही मन मुस्कुराई ही नहीं, इतरा भी उठी। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह तो पता ही है कि तुम मेरी देह के आशिक हो और मैं भी तुम्हारे पुरुष देहयष्टि की दीवानी हूँ। तुम मेरे जीवन में आने वाले दूसरे पुरुष होगे। मुझे देखना है तुम्हारी मर्दानी बाहों में कितना आनंद है, कितना नयापन है और कितना एक स्त्री को खुश करने का जादू है। इसी दौरान देवगन मुझे लूट लेने वाली निगाहों से घूरता हुआ बोला, काजोल, चाय तो पियो, ठंडी हो रही है। मैं मंद मंद मुस्कुराती हुए चाय पीने लगी। अभी मैंने ने आधी चाय ही पी थी कि उसने मेरे हाथ से कप छीन लिया और बोला, तुम्हारे होठों का स्पर्श पाकर चाय कितनी स्वादिष्ट हो गई है। न मालूम तुम्हारे होठों के स्पर्श में कितनी मधोशी होगी, कितनी जादुई मिठास होगी और कितनी ताजगी होगी। मैं आश्चर्य से उसे देख रही थी। वह चाय की चुस्कियां बड़े मजे से ले रहा था। तभी बारात आने का शोर हुआ। मैं पलंग से उठकर विवाह मंडप की ओर बढ़ गई। इसके दूसरे दिन तड़के मेरी आंख खुली तो आंखों के सामने अनायास ही देवगन नाच गया। मैं देवगन के पुरुषोचित सौंदर्य से खेलना चाहती थी। मर्दांगी नहीं होती, बल्कि स्त्रियों में भी स्त्रीत्व होता है, जो मर्दांगी से कई गुना अधिक शक्तिशाली, विस्फोटक, ज्वलनशील, जोशीला और आश्चर्यजनक होता है। 10 बजने से पहले ही मैं स्कूल पहुंच गई। देवगन गेट पर ही मिल गया। तो मेरे जिगर के झल्लो, देवगन के साथ मौज मस्ती के लिए कहानी के अगले भाग का इंतजार करें। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।